हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फॉर आपकी सक्सेस। गुड मॉर्निंग, मैं निहारिका सैनी। चलिए तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हमारे यहाँ पर टॉपिक चल रहा था केमिस्ट्री का पदार्थ और उसकी प्रकृति। तो देखिए, इस टॉपिक की थ्योरी मैंने आपको अच्छे से करवा दी है, समझा दी है। तो आज की इस वीडियो में हम पदार्थ और उसकी प्रकृति से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, उनको यहाँ पर हम सोल्व करने वाले हैं। यहाँ पर आज मैं आपके लिए 35 क्वेश्चन लेके आई हूँ। तो देखिए, आपको हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए चलना है। और वीडियो के एंड होने के बाद में अपना स्कोर भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताओगे, क्योंकि मैंने इसकी थ्योरी आपको पहले ही करवा दी है। और थ्योरी आपने नहीं पढ़ी है तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगे। दोनों पार्ट्स में मैंने आपको इसकी थ्योरी कंप्लीट करवा दी है। तो आपको पहले थ्योरी पढ़ना है, उसके बाद में इस प्रैक्टिस सेट को सोल्व करना है। ओके, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, शीतलता का कारण है। शीतलता यानी कि ठंड का क्या कारण होता है? संघनन, क्वथन या फिर वाष्पीकरण, या इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण। जब वाष्पीकरण होता है तो क्या होता है? शीतलता होती है, ठंडक होती है जब भी वाष्पीकरण होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसको क्या कहा जाता है इंग्लिश में? इवापोरेशन इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? तो पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी आपको बताना है। स्टार्टिंग में मैंने थ्योरी करवाई थी, तो तब मैंने आपको बताया था कि पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, और पांचवी कौन सी होती है? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये 5 अवस्थाएं होती है पदार्थ की। तो यहाँ पर आपको चौथी अवस्था पूछी गई है, कौन सी होती है? तो ये होती है प्लाज्मा। ऑप्शन आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना है, ये ब्लड वाला प्लाज्मा नहीं होता है, ये पदार्थ की अवस्था होती है प्लाज्मा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, जब पदार्थ प्लाज्मा अवस्था में होता है तब इसका कण डैश के रूप में होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं, द्रव, गैस, आयनीकृत गैस या फिर आयन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आयनीकृत गैस। किस रूप में होता है? जो मैंने कि जब पदार्थ क्या होता है प्लाज्मा अवस्था में होता है तो उसमें जो कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो किस रूप में होते हैं? तो वो होते हैं किसमें? आयनीकृत गैस के रूप में। तो यहाँ से ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल की भौतिक अवस्थाएं क्या होंगी? तो यहाँ पर आपको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पूछा गया है कि जो जल होता है, वाटर होता है, उसकी भौतिक अवस्था क्या होती है। तो देखिए, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल की जो भौतिक अवस्था होती है, या तो वो ठोस होगी यानी कि सॉलिड होगी, या फिर लिक्विड होगी। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, या तो ठोस होगी या फिर द्रव होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक होगा। तो बताना है कि जब हम प्रेशर यानी कि दाब को बढ़ा देते हैं तो बर्फ जो होती है, आइस जो होती है, उसका गलनांक जो होता है यानी कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, उसमें क्या चेंज होगा? तो देखिए, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, घटता है। क्या होता है? उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है यानी कि गलनांक होता है, वो घट जाता है दाब बढ़ाने पर। ऑप्शन यहाँ पर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, अब देखिए, दाब बढ़ाने से या अशुद्धता को बढ़ाने से क्या होता है? गलनांक बिंदु घट जाता है, मेल्टिंग पॉइंट घट जाता है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, चाहे दाब बढ़ाओ या फिर अशुद्धता को बढ़ाओ। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निश्चित ताप पर द्रव का ठोस में बदलना क्या कहलाता है? यानी कि जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो कैसा है? निश्चित है। तो निश्चित तापमान पर जो लिक्विड होता है वो सॉलिड में चेंज होता है, तो उसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है हिमीकरण। इसको क्या कहा जाता है? हिमीकरण इसको कहा जाता है। किससे किस में चेंज हो रहा है? तो ये हो रहा है लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो रहा है, तो इसको हिमीकरण कहा जाता है, यानी कि फ्रीजिंग इसको कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, एक निश्चित ताप पर वाष्प का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? अभी हमने देखा है जो लिक्विड होता है वो किस में चेंज होता है? सॉलिड में, तो उसको हिमीकरण कहा जाता है। यहाँ पर आपको पूछा गया है वाष्प यानी कि गैस। गैस से किस में चेंज हो रहा है? द्रव यानी कि लिक्विड में चेंज हो रहा है। तो गैस का लिक्विड में चेंज होने को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है संघनन, इसको कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, नियत ताप पर पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो निश्चित तापमान पर पदार्थ की जो अवस्था है उसको चेंज करने के लिए आवश्यक जो ऊष्मा की मात्रा होती है उसको क्या कहा जाता है? विशिष्ट ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा, ऊष्माधारिता या फिर बंधन ऊर्जा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा गुप्त ऊष्मा इसको कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, बर्फ की गलन की गुप्त ऊष्मा का मान कितना होता है? यानी कि बर्फ की जो गलन की गुप्त ऊष्मा होती है उसका मान कितना होता है? तो ये होता है 80 कैलोरी पर ग्राम। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा।
अब देखिए 1 ग्राम बर्फ यानी कि आइस को हम पिघलाते हैं कितने टेम्परेचर पर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम 1 ग्राम आइस यानी कि बर्फ को पिघलाते हैं तो किसमें, वाटर यानी कि पानी में चेंज होती है। तो 1 ग्राम बर्फ को वाटर में चेंज करने के लिए हमें कितनी गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है, तो ये होती है 80 कैलोरी पर ग्राम। कितनी होती है, 80 कैलोरी पर ग्राम की हमें आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर देखिए, जल के लिए वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कितनी है। तो देखिए अभी आपको पीछे बर्फ के लिए पूछा गया था, अब यहाँ पर आपको पूछा गया है जल यानी कि वाटर के लिए आपको पूछा गया है कि गुप्त ऊष्मा कितनी होनी चाहिए, कितनी गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है जल को वाष्प में चेंज करने के लिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा कितना, 540 कैलोरी ग्राम हमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको पूछा गया कि 1 ग्राम जो वाटर है, पानी होता है, उसको किसमें, वाष्प यानी कि गैस में चेंज करने के लिए हमें कितनी गुप्त ऊष्मा आवश्यकता होती है। तो ये होती है 540 कैलोरी पर ग्राम हमें गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, सुराही का पानी ठंडा होता है, इसका मुख्य कारण है। तो देखिए जो सुराही होती है, जो मटका होता है, उसमें पानी ठंडा क्यों होता है, इसका रीजन क्या होता है। तो अभी मैंने आपको पीछे बताया था, जहां पर वाष्पीकरण होगा वहां पर क्या होगी, शीतलता होगी, ठंडक होगी। तो ये होता है क्या, वाष्पीकरण। ऑप्शन यहाँ पर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, आपेक्षिक आर्द्रता को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। आपेक्षिक जो आर्द्रता होती है, इसको मापने के लिए कौन से यंत्र का यूज किया जाता है। तो ये होता है कौन सा, हाइग्रोमीटर। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। क्या कहा जाता है इसको, हाइग्रोमीटर इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, शुद्ध जल का घनत्व यानी कि डेंसिटी कितना होता है। तो आपको शुद्ध जल यानी कि पानी की घनत्व आपको पूछा गया कितना होता है। तो देखिए इसका घनत्व होता है 1 ग्राम पर सीसी। ऑप्शन यहाँ पर ए आपका राइट हो जाएगा, या फिर आप बोल सकते हो 1000 केजी पर मीटर क्यूब। ओके, ये कितने टेम्परेचर पर होता है, तो ये होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब बर्फ पानी में तैरता है तब इसके आयतन का कौन सा भाग पानी के ऊपर रहता है। तो देखिए क्या है, जब बर्फ यानी कि जो आइस होती है, बर्फ होती है, वो क्या करती है, पानी पर तैरती है। तो उसका जो आयतन होता है, उसका कौन सा पार्ट कितना ऊपर होता है और कितना नीचे होता है। तो ऊपर के लिए आपको पूछा गया है, तो ऊपर होता है कितना, 10%, और पानी के नीचे होता है 90%। तो ऊपर के लिए आपको पूछा गया है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 1/10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, तरल पदार्थों के आपेक्षिक घनत्व किससे मापा जाता है। तो देखिए तरल पदार्थों का आपेक्षिक जो घनत्व होता है, डेंसिटी होती है, उसको किसके द्वारा मापा जाता है। तो ये मापा जाता है हाइड्रोमीटर से। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। जो आर्द्रता होती है उसको हाइग्रोमीटर से मापा जाता है, लेकिन जो क्या होते हैं, तरल होते हैं पदार्थ, तरल पदार्थ होते हैं, उनको हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। तो यहाँ पर दोनों के बारे में याद रखना है। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। चलिएगा इस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है, यानी कि पानी का जो घनत्व होता है, डेंसिटी होती है, वो कितने ताप पर मैक्सिमम होती है। तो ये होती है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखिए कितनी होती है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर घनत्व, तो ये होता है 1 ग्राम पर सीसी होता है। तो ये आपको याद रखना है। और देखिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो घनत्व होता है वो तो मैक्सिमम होता है, अधिकतम होता है, लेकिन जो वॉल्यूम होता है, आयतन होता है, वो क्या होता है, मिनिमम होता है, निम्नतम होता है। कितने डिग्री पर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो दोनों के बारे में आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, तापमान के बढ़ने से पदार्थ के कणों की गति होती है। तो देखिए टेम्परेचर जो होता है, तापमान जो होता है, उसको हम बढ़ा देते हैं, तो पदार्थ के जो कण होते हैं उनकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए तापमान बढ़ाने पर जो पदार्थ के कण, इनके पदार्थ के कण होते हैं, उनकी जो गति होती है क्या होती है, वो भी बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो यहां से ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, दो विभिन्न पदार्थों के कणों का सवतन मिलना क्या कहलाता है। तो देखिए दो विभिन्न प्रकार के पदार्थ होते हैं और उन कणों का आपस में मिलना, खुद ब खुद अपने आप मिलना, उसको क्या कहा जाता है। प्रासरण, विसरण, टिंडल प्रभाव या फिर प्रकीर्णन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा विसरण इसको कहा जाता है, डिफ्यूजन इसको कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी
बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखिए जो विसरण की जो प्रक्रिया होती है वो सबसे ज्यादा किस में होती है, गैस में होती है, उसके बाद में लिक्विड में होती है और सबसे कम किस में होती है, सॉलिड यानी कि ठोस में होती है। तो ये क्रम भी आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा विसरण की जो प्रक्रिया होती है वो गैस में होती है, उसके बाद में लिक्विड यानी कि द्रव में होती है, उसके बाद में ठोस में होती है यानी कि सॉलिड में होती है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म करने पर विसरण की दर डैश होती है। तो आपको बताना है गर्म करने पर पदार्थ में जो विसरण की दर होती है वो क्या होती है, कम हो जाती है, तेज हो जाती है, पहले कम होती है उसके बाद में तेज होती है, या पहले तेज होती है उसके बाद में कम होती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा तेज हो जाती है, यानी कि बढ़ जाती है। पदार्थ में को गर्म करने पर उसकी जो विसरण की दर होती है वो क्या होती है, तेज हो जाती है, बढ़ जाती है। तो यहाँ से ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, जिस पदार्थ का आकार और आयतन दोनों निश्चित हो क्या कहलाता है। तो देखिए क्या है, आकार भी निश्चित है और आयतन भी निश्चित है, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको सॉलिड कहा जाता है, ठोस इसको कहा जाता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। और देखिए जो ठोस होता है वो क्या होता है, उसमें जो कण होते हैं ठोस के वो क्या होते हैं, बहुत ही पास पास में होते हैं। ओके, इसलिए इनका क्या होता है, आकार भी निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक ठोस का उदाहरण नहीं है, रबर बैंड, चीनी, स्पंज या फिर शहद। तो ठोस का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है, तो ये नहीं है शहद। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन एक गैस का गुण नहीं है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर है, इसके कणों के बीच में आकर्षण बल नगण्य होता है, बिल्कुल राइट है। सेकंड यहाँ पर है, यह संपीड्य होता है, ये भी राइट है। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर है, इसका आकार निश्चित होता है, ये रॉन्ग है। ऑप्शन फोर्थ आपका है, इसका आयतन अनिश्चित होता है। तो देखिए जो गैस होते हैं उनमें क्या होता है, आकर्षण बल जो होता है वो नगण्य होता है, बहुत ही कम होता है। और ये क्या होते हैं, सबसे अधिक संपीड्य होते हैं, इनको कंप्रेस्ड किया जा सकता है, संपीड्य इनको किया जाता है, किसको, गैस को। अब देखिए इनका आकार क्या होता है, निश्चित होता है, ये बिल्कुल रॉन्ग है क्योंकि इनका आकार निश्चित नहीं होता है। जिस भी कंटेनर, जिस भी पात्र में इसको डालते हैं तो उसका ही आकार ग्रहण करता है। और इसका आयतन अनिश्चित होता है, ये भी बिल्कुल राइट है। तो यहाँ से ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, गैस के अधिक आयतन को कम आयतन वाले सिलेंडर में रखा जा सकता है, यह गैस के किस गुण के कारण संभव है। ऑप्शन यहाँ पर ए आपका है, इसमें विसरण अधिक होता है। ऑप्शन बी, इसकी संपीड़ितता बहुत अधिक होती है, इसका आयतन अनिश्चित होता है, इसका आकार अनिश्चित होता है। तो कौन से गुण की वजह से जो गैस होती है उसको अधिक आयतन को कम आयतन वाले सिलेंडर में डाला जा सकता है। तो क्या होती है, जो गैस होती है उसमें क्या होती है, संपीड़ितता बहुत ज्यादा पाई जाती है। जो गैसें होती है उनको बहुत ज्यादा कंप्रेस्ड किया जा सकता है, संपीड्य किया जा सकता है। तो इसी गुण की वजह से अधिक आयतन की जो गैस होती है उसको कम आयतन वाले सिलेंडर में भरा जाता है, अधिक दाब यानी कि प्रेशर पर। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, एलपीजी से दुर्गंध आती है क्योंकि इसमें मिलाया जाता है। तो आपको बताना है, जो एलपीजी होती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है, उसमें दुर्गंध आती है, तो इसमें क्या मिलाया जाता है। तो इसमें मिलाया जाता है इथाइल मरकैप्टन। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी राइट हो जाएगा, इथाइल मरकैप्टन इसमें मिलाया जाता है। क्यों मिलाया जाता है, अब देखिए एलपीजी क्या होती है, ज्वलनशील होती है और इसका न तो कोई रंग होता है और न ही कोई गंध आती है इसमें से, न कोई स्मेल आती है। अगर आग के संपर्क में ये आ जाती है तो क्या होती है, ये आग पकड़ लेती है। इसलिए इसमें क्या मिलाया जाता है, इसमें इथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है, जिसकी बहुत ही बुरी क्या होती है, गंध होती है, स्मेल होती है, जिससे कभी भी लीक होता है तो हमें पता चल जाता है। ओके, इसलिए क्या किया जाता है, इथाइल मरकैप्टन इसमें मिलाया जाता है, जिससे क्या होती है, दुर्गंध आती है। तो यहां से ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, वस्तु का तापमान बढ़ाने से निम्न में से क्या नहीं होता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर है, वस्तु की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, वस्तु के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, अगर वस्तु ठोस है तो उसके कण अपने जगह पर तेजी से कंपन करने लगते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर है, अगर वस्तु द्रव या गैस हो तो वह तेजी से गति करने में लगते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वस्तु की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ये बिल्कुल भी रॉन्ग होता है, क्योंकि तापमान बढ़ाने पर क्या होता है, वस्तु के जो कण होते हैं उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है, न कि जो वस्तु होती है उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है। तो यहाँ से ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को कहते हैं। तो देखिए क्या है, पदार्थ क्या है, ठोस से किस में चेंज हो रहा है, द्रव यानी कि लिक्विड में चेंज हो रहा है, सॉलिड से किस में, लिक्विड में चेंज हो रहा है। तो इसको क्या कहा जाता है, वाष्पन, संगलन, क्वथन या फिर उत्सर्जन।
तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा संगलन इसको कहा जाता है, साथ ही इसको गलन भी कहा जाता है, इंग्लिश में इसको मेल्टिंग भी कहा जाता है और फ्यूजन भी कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस तापमान पर ठोस पिघलकर दरों में बदल जाता है वह इसका कहलाता है। तो देखिए आपको यहाँ पर पूछा गया है वह तापमान जिस पर क्या होता है ठोस पिघल करके दरों में बदल जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है? हिमांक कहा जाता है, गलनांक कहा जाता है, क्वथनांक कहा जाता है या फिर संघनन कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा इसको गलनांक कहा जाता है, बॉइलिंग पॉइंट इसको कहा जाता है जिस तापमान पर वह पिघल करके किसमें दरों में चेंज होता है, तो इसको गलनांक कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मान केल्विन में कितना होता है? तो देखिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड का जो केल्विन में मान होता है वो होता है 273.16 केल्विन। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखिए इसका फॉर्मूला होता है केल्विन इक्वल में डिग्री सेंटीग्रेड प्लस में 273.16। तो ये क्या होता है फॉर्मूला होता है केल्विन को डिग्री सेल्सियस में या फिर डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने का, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अवस्था परिवर्तन की प्रक्रिया में क्या समान रहता है? तो देखिए जो पदार्थ की अवस्था होती है जो चेंज होती है परिवर्तित होती है तो उसमें क्या समान रहता है? आयतन, तापमान, अवस्था या फिर ये सभी? तो यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जो तापमान होता है टेम्परेचर होता है वो क्या होता है स्थिर रहता है, समान रहता है जब क्या होती है पदार्थ की अवस्था चेंज होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखिए जो हम उष्मा देते हैं पदार्थ की जो अवस्था चेंज होती है उसमें जब उष्मा देते हैं तो वह उष्मा क्या करती है जो पदार्थ की अवस्था होती है उसको चेंज करने में काम वो आती है, न कि उसका तापमान बढ़ाने में। तो आपको ध्यान रखना है जो तापमान होता है टेम्परेचर होता है वो क्या होता है समान होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है डैश बदलकर हम पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। तो किसको चेंज करके हम पदार्थ की अवस्था को एक से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं? आकार, आयतन, तापमान या फिर घनत्व? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा तापमान, यानी कि जो टेम्परेचर होता है उसको हम बदल करके पदार्थ की अवस्था को एक से दूसरी अवस्था में भेज सकते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन ऊर्ध्वपातन कर सकता है? तो वह कौन सा है जो कि ऊर्ध्वपातन कर सकता है? अमोनियम क्लोराइड, कपूर, नैप्थलीन या ये सभी? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। अमोनियम क्लोराइड, कपूर और नैप्थलीन ये सभी क्या कर सकते हैं ऊर्ध्वपातन कर सकते हैं। अब देखिए ऊर्ध्वपातन क्या होता है आपको पता होना चाहिए। तो देखिए कोई पदार्थ जो है सॉलिड से डायरेक्ट किसमें गैस में चेंज हो जाए या फिर गैस से डायरेक्ट सॉलिड में चेंज हो जाए तो उसको क्या कहा जाता है ऊर्ध्वपातन इसको कहा जाता है। तो देखिए अमोनियम क्लोराइड, कपूर और नैप्थलीन ये तीनों क्या होते हैं ये ठोस से डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाते हैं या फिर गैस से डायरेक्ट ठोस में चेंज हो जाते हैं। इसके अलावा और कौन से होते हैं एंथ्रासीन और आयोडीन। ये 5 नाम आपको याद रखने हैं अमोनियम क्लोराइड, कपूर, नैप्थलीन, एंथ्रासीन और आयोडीन। ओके चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? मीथेन गैस को, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, नाइट्रस ऑक्साइड को या फिर नाइट्रिक ऑक्साइड को? तो देखिए शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस ये कहा जाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। तो यहां से ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखिए CO2 के ऊपर क्या किया जाता है बहुत ही उच्च दाब लगाया जाता है, प्रेशर लगाया जाता है जिससे CO2 के कण इतने नजदीक आ जाते हैं, पास पास में आ जाते हैं जितने कि किसी ठोस के कण होते हैं। तो क्या हो जाती है इसको ही ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है इसको ही शुष्क बर्फ कहा जाता है, ड्राई आइस इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए गैस को द्रव में बदला जा सकता है। तो किसके द्वारा गैस को द्रव में बदला जा सकता है? तापमान बढ़ा करके, दाब घटा करके, दाब बढ़ाकर और तापमान कम करके या फिर दाब घटाकर या फिर तापमान बढ़ा करके। तो देखिए गैस को द्रव में चेंज करना है तो क्या किया जाएगा इसके लिए? तो इसमें जो दाब होता है प्रेशर होता है उसको तो बढ़ाया जाता है लेकिन जो टेम्परेचर होता है उसको कम किया जाता है। तो गैस किस में चेंज हो जाती है? द्रव में वो चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो देखिए क्वथनांक से कम तापमान पर यानी कि बॉइलिंग पॉइंट से भी कम तापमान पर द्रव के वाष्प में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है?
तो इसको कहा जाता है वाष्पीकरण। क्या कहा जाता है इसको? वाष्पीकरण कहा जाता है। और वाष्पीकरण से क्या होता है? शीतलता आती है, ठंडक होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन करके वाष्पीकरण को बढ़ाया जा सकता है? तो किसमें चेंज करके वाष्पीकरण की जो दर होती है उसको बढ़ाया जा सकता है? सतह क्षेत्र को घटा करके, तापमान को कम करके, वायु की गति को कम करने पर, या फिर आर्द्रता में कमी होने पर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्द्रता में कमी होने पर क्या होता है? वाष्पीकरण की जो दर होती है वो बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अगर यहाँ पर आपको ऑप्शन दी गई सतह क्षेत्र को घटा करके, तो देखिए सतह क्षेत्र को हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा? वाष्पीकरण की दर भी बढ़ेगी। तापमान को बढ़ाएंगे तो वाष्पीकरण की जो दर होती है वो भी बढ़ती है। वायु की गति को हम बढ़ाएंगे तो वाष्पीकरण की जो दर होती है वो भी बढ़ती है। लेकिन आर्द्रता को हम कम करेंगे, डिक्रीज करेंगे, तो क्या होगा? वाष्पीकरण की जो दर होती है वो बढ़ती है। तो देखिए यहाँ पर इन तीनों को जब हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा? वाष्पीकरण की दर भी बढ़ेगी, लेकिन आर्द्रता को हम कम करेंगे तो क्या होगा? वाष्पीकरण की दर होती है वो भी बढ़ती है। ओके, तो यहाँ से ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, तो फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। यहाँ पर हमने पदार्थ और उसकी अवस्था से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 35 क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है। तो हमारे ये टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए अगर आपने इस टॉपिक को अच्छे से नहीं पढ़ा है, अगर आपने एक भी क्लास इसकी नहीं देखी है, तो प्लेलिस्ट में जाकर के आपको पहले इसकी थ्योरी पढ़नी है अच्छे से इस टॉपिक की, उसके बाद में ये प्रैक्टिस सेट आपको लगाना है। ओके, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से आपको डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो पसंद आया है, इंपॉर्टेंट लगा है, तो अपने सभी दोस्तों के पास में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।